गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे जी, जो कि डीके गोयल बुक में से रहेगा और उसकी जो इलस्ट्रेशन है हमारे पास वो 36 नंबर है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी और एक प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट की एडजस्टमेंट रहेगी कि अगर ये एडजस्टमेंट आ जाएं तो बड़े क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से सोल्व करना है जी। तो हमारे पास क्वेश्चंस है जी, एक बार चेक कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं, मतलब बैलेंस शीट की जो हमें लायबिलिटी साइड दे रखी है जी, और असेट साइड हमें गिवन है, और हमें नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है जी। और नोट्स टू अकाउंट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है जी। और इसके ही साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन है जो कि हमारी मशीन के ओपनिंग क्लोजिंग से रिलेटेड है। तो मतलब इसका अकाउंट हमने बनाना है जी, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि हमने कब किस चीज़ का अकाउंट क्रिएट करना है। अगर किसी भी चीज़ का ओपनिंग क्लोजिंग और एडजस्टमेंट गिवन हो तो उसका अकाउंट आपने ऑलवेज क्रिएट करना है जी। तो हमारे पास टैक्स पेड का भी एक एडजस्टमेंट गिवन है। अगर टैक्स पेड की एडजस्टमेंट गिवन है जी, तो फिर हमारे पास जो टैक्स पेड होता है वो ऑलवेज आपको जो मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर मिलेगा। और ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर जो आपको अमाउंट दे रखी है ये आपकी प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट से ही रिलेटेड है जी। ठीक है जी। वैसे भी देखो इसका नोट्स टू अकाउंट के अंदर हमें मिल जाता है जी प्रोविज़न फॉर टैक्स, हमें ये चीज़ गिवन है जी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। तो फर्स्ट नंबर हमने लिखना है जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जी वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगी जी। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम ऑलवेज एक वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे जी 1। और इस वर्किंग नोट नंबर के अंदर हम देखते हैं जी कैश फ्लो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की किस तरीके से कैलकुलेशन हम करते हैं जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर है जी, मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है। तो फर्स्ट नंबर मेरे को चाहिए जी नेट प्रॉफिट। और आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस के अंदर जो नेट प्रॉफिट मिलेगा जी वो हमें रिजर्व एंड सरप्लस से मिलने वाला है जी। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। और हमारे पास जब भी 2 ईयर्स का डाटा गिवन हो, आपको बता दिया गया था 2 ईयर्स के डाटा के अंदर हमारा फॉर्मूला हो जाता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जी। तो करंट ईयर प्रॉफिट में से आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेस करना है। और करंट ईयर का प्रॉफिट अगर 5 लाख है और प्रीवियस का 4 लाख है तो दोनों का डिफरेंस होगा जी 1 लाख रुपीज़। और इसके अंदर हम टोटल 5 आइटम्स ऐड भी करते हैं, जो कि मेरी PPITD था। और P से होता है जी प्रोविज़न फॉर टैक्स। अभी आपने देखा जी प्रोविज़न फॉर टैक्स का हमें ओपनिंग क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट भी गिवन है। जब ओपनिंग क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट गिवन हो तो आपने उसका अकाउंट भी क्रिएट करना होता है जी। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हम तैयार करेंगे जी। डेबिट साइड रहेगी इसकी, एक क्रेडिट साइड है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज़ आपकी ऑलवेज जो शुरू होगी वो बाय बैलेंस BD से होगी, मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है जी और क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ लिखना है टू बैलेंस BD। और आपको एडजस्टमेंट में गिवन क्या है जी, टैक्स पेड गिवन है। अगर आपको बता दिया था जी अगर पेड गिवन है उसे अपन ने टू बैंक के नाम से लिखना होता है जी पेड वाला। तो वो कितना गिवन है 20,000 रुपीज़ का गिवन है जी। अब हम चेक करते हैं जी प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है गिवन। तो ओपनिंग जो है मेरे पास वो 30,000 है जी, क्लोजिंग मेरा 60,000 है। तो ओपनिंग बैलेंस 30 यहाँ लिख लीजिए, 60 हमारा यहाँ आ जाएगा जी। अब दोनों का जो टोटल हो जाएगा वो 80,000 है। और हमारे पास राइट साइड में 30,000 है, तो 80 माइनस 30 करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के नाम से पुट कर देंगे जी 50,000 का। और यही मेरा क्या निकलेगा, ये निकल आएगा जी मेरा टैक्स मेड। तो आपको समझाया गया था एक वीडियो के अंदर, इससे जो लास्ट पार्ट था हमारा
कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो एडजस्टमेंट के अंदर जो मेड वाला आएगा आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स, उस मेड वाले को ही आपने ऐड करना होता है और जो पेड वाला होता है उसे हम लेस कर देते हैं जी। तो मैं इस 50,000 को ऐड कर लूँगा जी। क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट पी प्रोविजन फॉर टैक्स, सेकंड पी होता है जी प्रपोज्ड डिविडेंड। अभी प्रपोज्ड डिविडेंड वाला टॉपिक हम नहीं कर रहे तो भी नहीं आएगा। आई से इंटीरियम डिविडेंड वो भी नहीं है जी। टी से ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो जी ट्रांसफर टू रिजर्व वाला पॉइंट गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिर्फ ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही गिवन है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है। और डी से होता है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी, वो एडजस्टमेंट अभी हमारे पास आई नहीं, तो मतलब मेरा यही जो प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहने वाला है जी 1,50,000 का जी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तैयार हो गया जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000 रुपीज़। अब उसके अंदर अगली लाइन क्या होती है जी, एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की जी। तो आपने किस तरीके से चेक करना है जी। फर्स्ट नंबर देखो बैलेंस शीट के अंदर चलेंगे, बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा कोई भी ठीक है लॉस नहीं होगा और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मिलती। नॉन करंट लायबिलिटी में चलें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ये 10% डिवेंचर दे रखा है जी। इसका जो 10% इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है जी, जो हमने प्रीवियस ईयर पे लगाना होगा जी, अगर मैं लगाऊं तो 14,000 आता है जी मेरे पास इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है मेरा ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है जी। तो ये जो 10% है 14,000 रुपीज़, इसको मैंने क्या करना है जी, ऐड कर देना है। क्लियर पॉइंट है जी। अगर देखिए जी मेरे अकॉर्डिंगली तो ये जो 10% बनता है 14,000, बट क्वेश्चंस के अंदर जो हमें एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट पेड गिवन है 15। अगर आपको सपोज ये एडजस्टमेंट गिवन ना हो तो आपने 14 ही लेना है। अगर एडजस्टमेंट कहती है कि 50,000 लेना है तो हम 50,000 का ही इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे जी। तो ये इंटरेस्ट जो पेड है मेरा 50,000 का वो हमने ऐड कर लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। ट्रेड पेबल पे कभी भी लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे कभी लॉस प्रॉफिट नहीं होता है जी। तो आगे चलते हैं। नॉन करंट असेट है और उसकी फिक्स असेट के अंदर टेंजिबल असेट है, और आपने देखा था जी टेंजिबल असेट का हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी गिवन है, तो फिर इसका भी हमें अकाउंट को बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग है 17,60,000। तो फर्स्ट नंबर आपने असेट है जी, असेट डेबिट से शुरू करेंगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग 10 लाख एंड क्लोजिंग आ जाएगा जी बाय बैलेंस CD 17,60,000 रुपीज़ जी। क्लियर है। अब एडजस्टमेंट क्या गिवन है हमें चेक कर लेते हैं जी। क्या रखा है, ए पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग 50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20,000 वाज सोल्ड फॉर ₹18,000। देखिए फर्स्ट नंबर देखिए जी, यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन जो दे रखा है देयर ओन दे रखा है। आपको मैंने समझाया था जब ये वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जी। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन वाला, तो आप एक बार उस पार्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। आपके पास फाइनल जो पेपर के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी पुट की जाएगी और एक बड़े क्वेश्चन के अंदर भी पॉइंट रहेगा आपके पास भी। तो अगर आपको याद हो जी, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जब हमें ओपनिंग क्लोजिंग, इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन हो तो यहाँ जो हम डेप्रिसिएशन पुट करते हैं वो ऑलवेज देयर ओन वाला ही पुट करते हैं। देयर ओन वाले का मतलब होता है सिंपली एक स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन हमने पुट करा एक स्पेसिफिक पार्ट का। तो यहाँ हम करेंगे जी बाय डेप्रिसिएशन, जो कि मेरे पास 20,000 रुपीज़ का है जी। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आगे आगे क्या रखा है, एक पार्ट है मशीन का जिसकी कॉस्ट 50। देखो कॉस्ट मतलब ये कह सकते हैं इसकी एक्वायर वैल्यू 50,000 है, उस पर डेप्रिसिएशन 20, तो 50 में से मैं पहले 20 को माइनस करूंगा। अगर आपको कॉस्ट गिवन है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अगर आपको बुक वैल्यू गिवन है तो डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी लेस हो चुका है। तो 50 में से 20 माइनस कीजिए 30 वाली चीज़ आपने 18 में सोल्ड कर दी, तो 18,000 में सोल्ड करी तो बाय बैंक जो आ जाएगा मेरा वो 18,000 आ जाएगा। अब 30 वाली चीज़ अगर 18 में सोल्ड करी तो 12,000 का क्या होगा जी, लॉस हो जाएगा। अब लो जी इस तरफ का हम टोटल कर लेंगे, इस तरफ का टोटल करेंगे जी, मेरे पास आ जाएगा 18,10,000 रुपीज़। और जबकि डेबिट साइड में 10 लाख है,
तो इस तरफ जो डिफरेंस आएगा उसे हमने बैंक अकाउंट के नाम से ही पुट करना है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया ये असेट हमने परचेज करी है जो कि 8,10,000 रुपीज़ की रहेगी जी। लो जी, ये हो जाएगा 18,10,000। अब मेरे पास डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है और डेप्रीसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी गिवन है, तो बाई बैलेंस BD कीजिए एंड टू बैलेंस CD करेंगे हम। तो जी ओपनिंग बैलेंस जो डेप्रीसिएशन का है वो कितना है जी 1 लाख है, क्लोजिंग 1,60,000 रहेगा जी। तो ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000। अब ये जो डेप्रीसिएशन है 20 वाला, यही डेप्रीसिएशन मेरा यहाँ पुट किया जाएगा जो कि प्लांट के नाम से रहेगा जी 20,000। अब इस तरफ का टोटल है जी 1,80,000 का, और हमारे पास राइट साइड में 1 लाख है, तो यहाँ जो आएगा डेप्रीसिएशन वो कितना आएगा जी 80,000 का आएगा। और इस कंडीशन में मेरे को जो यही वाला डेप्रीसिएशन ऐड करना है जी, जो कि मेरा नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाला पॉइंट रहेगा, तो इसमें 80,000 के डेप्रीसिएशन को यहाँ ऐड कर दूंगा जी। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जी। आगे चलते हैं इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट के अंदर कैसे हम देखना होता है जी। इनटेंजिबल असेट ये जो मेरा प्रीवियस ईयर है जी, और ये मेरा करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर असेट की वैल्यू 2 लाख थी, आज 140 हो गई, इसका मतलब रिड्यूस हो गई। जब ये वैल्यू डाउन जाए इनटेंजिबल की, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ एमोर्टाइज्ड। तो इनटेंजिबल असेट है, इनटेंजिबल असेट आपकी कुछ भी हो सकती है जी, लाइक गुडविल हो जाए, पेटेंट हो जाए, ये चीज़ें हैं जी। तो इनटेंजिबल असेट की वैल्यू डाउन जा रही है इसलिए रिटर्न ऑफ है, तो इस 60,000 को मैं ऐड कर दूंगा जी। बाई चांस ये 2 से 250 हो जाए, अगर ये इंक्रीज हो जाए वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि परचेज आपने करी होगी इनटेंजिबल असेट। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं करंट असेट के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ हमारा कोई भी लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाला कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जी। उसके बाद हमने सारी की सारी एक बार एडजस्टमेंट चेक कर ली हैं जी। तो इन सारी एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास कोई और आइटम्स तो नहीं है जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश का काम करे जी। तो इन सारों का हम एक बार टोटल कर लेते हैं जी। ठीक है जी, टोटल कर लेंगे, बट एक बार फिर भी हमारा जैसे डेप्रीसिएशन था, डेप्रीसिएशन के साथ हमें एक लॉस भी था इस क्वेश्चन के अंदर। लॉस कितना है 12,000 का, उस लॉस को भी एक बार हमने ऐड करना है जी। तो यहाँ पे हम लॉस भी लिख लेते हैं जी, जो कि 12,000 का था मेरा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट के नाम से है जी। तो ये सारी चीज़ें एक बार आपने याद रखनी है जी, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 140, 190, ठीक है जी, 190 एंड 150, ये टोटल हो जाएगा जी 3,40,000। 340 में आपने 12 को और ऐड कर देना है जी। करने के बाद हमारा आंसर जो आ जाएगा 3,52,000 आ जाएगा जी। तो इसे हम कहेंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगला रूल क्या होता है जी, करंट असेट और करंट लायबिलिटी को लेकर है। करंट असेट इंक्रीज डिक्रीज देखनी होती है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो रही है तो मैं इसे क्या करूँगा जी माइनस करूँगा, क्योंकि असेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो ये 50,000 मेरे लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट जी ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 5 लाख इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी माइनस किए जाएंगे जी। ट्रेड रिसीवेबल हमारे 2 लाख रुपीज़ के लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम नहीं लेते जी। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर। तो करंट लायबिलिटी में ओवरड्राफ्ट इसे नहीं लेंगे क्योंकि फाइनेंस का पार्ट है। हमारे पास ट्रेड पेबल है, इंक्रीज हो रहे हैं जी 60 से 1 लाख रुपीज़ के, तो इंक्रीज है, इसे हमने प्लस कर देना है जी, क्योंकि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है जी। तो प्लस कीजिए ट्रेड पेबल जो कि 40,000 रुपीज़ का है जी। लो जी, इसे सोल्व कर लेंगे। 3,52,000 में से अपने 2 माइनस करना है, तो 152 रह गया। 152 में से 50 को भी माइनस कीजिए, देन हमारे पास कितना रह जाएगा जी, इसमें से ये हमारा डिफरेंस हो गया जी 152, 1,02, 1,02 एंड 40 को ऐड करेंगे, 1,42,000 रुपीज़ बन जाएगा जी हमारा टोटल। लो जी, इसे हम कहेंगे जी, ये हमारा हो जाएगा जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसके अंदर हमारा जो लेस होगा वो होगा जी टैक्स पेड, जिसकी हमें एडजस्टमेंट गिवन थी जी। तो टैक्स पेड हमारे पास जो अमाउंट थी वो कितना है जी 20,000 रुपीज़। इस 20,000 को हमने लेस करना है जी। लो जी, लेस करने के बाद हमारा आंसर तैयार हो गया 1,22,000 रुपीज़।
तो ये हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार हो चुकी है जी। अब हमने करना है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लिखेंगे जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपने फिक्स सेट को सिर्फ ओनली चेक करना होता है जी। अगर देखिए फिक्स सेट को हमने जब अकाउंट ही बना लिया तो आपने फिक्स सेट का सिर्फ अकाउंट में जाना है जी। इसका ये वाले बैंक का मतलब होता है परचेज, तो इस वाले परचेज को हमने माइनस कर देना है, क्योंकि आपने प्लांट को परचेज करा है तो देन आउटफ्लो होगा 8,10,000 का। ठीक है जी। और यहाँ पे इस बैंक का मतलब होता है सेल। आपने ये प्लांट को सेल करा जी, सेल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी इनफ्लो होगा। तो 18,000 रुपये आपने ऐड कर देने हैं जो कि सेल ऑफ प्लांट के नाम से रहेंगे जी हमारे पास। क्लियर है जी। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस बनेगा हमारे पास वो बनेगा जी 7,92,000 रुपीज़। क्लियर है जी। हमारे पास परचेज सेल तो आएगी इसके अंदर, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या रहेगा जी मेनली DRI रहता है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। कोई भी पॉइंट नहीं आया इनमें से, तो इसलिए हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा जी। अगर आंसर नेगेटिव आया है तो इसे लिखते हैं जी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी। तो ये हमारी एक तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी। उसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी होती है जी उसे कहते हैं जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो हमारी शुरू होगी वो शेयर और डिबेंचर से होती है जी। मेनली शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गए जी। तो फर्स्ट नंबर चेक करते हैं इक्विटी आपकी 10 से 14 हो गई। इसका मतलब 4 लाख रुपीज़ के आपने शेयर इशू करे हैं तो आपके पास अमाउंट रिसीव हो रही है, प्लस लिखें जी। देन नेक्स्ट है मेरे पास डिबेंचर। 140 से आपके कितने हो गए जी 5 लाख रुपीज़ के हो चुके हैं जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 3,60,000। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इसका मतलब अमाउंट रिसीव हो रही है जी। नेक्स्ट देखते हैं ओवरड्राफ्ट। 30 से 20 होगी, आपके 30,000 से 20,000 हो गए। इसका मतलब आपका ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अमाउंट जमा करवाई होगी कुछ ना कुछ बैंक के अंदर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो मेरा 10,000 रुपीज़ माइनस कर दीजिए। इसके अलावा एक हमारे पास पॉइंट था जी इंटरेस्ट पेड वाला, जो कि 50,000 का है, उसे भी हम एक बार लेस कर देंगे जी। और इसके अलावा एक बार क्वेश्चंस पे सारी निगरानी लगा लीजिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहना चाहिए जो कि फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड हो जी। तो मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, और इसके अलावा हमारे पास अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जी। तो हम इसे सोल्व करते हैं। टोटल बनता है 7,60,000 माइनस करने 60, आपका 7 लाख आ गया। आंसर पॉजिटिव आया तो इसे लिखेंगे जी कैश फ्रॉम, ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। अगर आंसर पॉजिटिव फ्रॉम, अगर नेगेटिव है तो यूज्ड वर्ड यूज़ कर लिया जाएगा जी। क्लियर है जी। ये 7 लाख टोटल भी हमारा बाहर जाएगा जी। अब हमने करना क्या है जी, इन तीनों एक्टिविटी का एक बार टोटल करना है जी। अब लो जी हमारे पास टोटल कैसे करना है देख लीजिए। मेनली ये हमारा इन्वेस्टिंग का ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है। लो जी इन दोनों का डिफरेंस तो बनता है 92 नेगेटिव का, और उसके बाद 1,22,000 है। 122 में से 92 को आपने माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा मेनली वो 30,000 रुपीज़ आ रहा है जी। लो जी 30,000, वो भी हमारे पास प्लस का आ रहा है। अगर आंसर प्लस का आ रहा है तो इसे लिखेंगे जी इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है जी। तो ये हमारा 30,000 यहाँ यूज़ हो गया। इसके अंदर हमने क्या करना होता है जी, ओपनिंग जो बैलेंस होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो हमने ऐड करना है जी। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ये रहा जी, जो कि 60,000 है। इस 60 को मैंने इसमें ऐड करना है जी। करने के बाद आंसर मेरा 90,000 आया, और ये 90 जो मेरा मैचिंग खाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। अगर मैचिंग खा जाता है तो क्वेश्चन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट रहेगा जी। क्लियर है जी। तो हमारा आंसर मैचिंग है बिल्कुल, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम करेक्ट है जी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जी जिसके हमने डिस्कस करा, और जिसके अंदर हमारी मेनली 2 एडजस्टमेंट जो मेन थी, जो कि हमारे पास टैक्स पेड और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा जी। देखो मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपका 15 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए।
क्लियर है जी, क्योंकि अगर 15 मिनट्स में आप कवर कर रहे हो इट मीन्स आप बिल्कुल टाइम पे अपना पेपर को ओवर कर सकते हो जी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।